इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हिमाचल प्रदेश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में ब्लैक फंगस भी महामारी के तौर पर सामने आ चुका है। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार अब चिंतित है। तो वहीं कोरोना से बचने के लिए लोगों को अपने घर से वैक्सीन लगवाने के लिए कई किलोमीटर तक का सफर भी तय करना पड़ता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने कैबिनेट में आज एक अहम बैठक की है, जिसमें उन्होंने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते यानी कि 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस बैठक के अंदर 34 एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कोरोना की दस्तक से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सरकार चिंतित है और लगातार यहां पर भी फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि इंतजामात मुकम्मल रहें, तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारियां रहें। लेकिन कोरोना के साथ साथ पोस्ट कोविड पेशेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये चिंता और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन ब्लैक फंगस के साथ साथ तीसरी लहर, ये दोनों चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने बरकरार हैं। हालांकि इंतजाम मुकम्मल हैं, पूरे हैं, ये बात कही जा रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या इस समय वैक्सीन की भी आ रही है। और वैक्सीन कम होने के चलते सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि आखिर वैक्सीन अगर नहीं है तो फिर कोरोना की इस लड़ाई को कैसे बेहतर तरीके से लड़ा जाए, कैसे इसको जीता जाए। और वैक्सीन अगर नहीं लग पा रही है तो फिर ये जो कोरोना की चेन है वो कैसे टूटेगी, क्योंकि लोग जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल है कि इन स्थितियों पर किसी प्रकार से नियंत्रण पाया जा सके या फिर काबू किया जा सके। हालांकि सरकार एहतियातन जो कदम उठा सकती है वो कदम लगातार सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हिमाचल के अंदर कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाया गया है, आगे भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है केसेस की संख्या को देखते हुए। लेकिन सवाल अभी भी इस बात का है कि आखिर वैक्सीन की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, तीसरी लहर से निपटने के इंतजामात क्या हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं कि थर्ड वेव से भी निपटा जा सके। सवाल इस बात का भी है कि कोरोना को लेकर के जो तैयारियां की गई उसको और कैसे बेहतर और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि लोगों की भी मदद हो। और इसके अलावा बड़ा सवाल ये भी है कि लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कई अन्य संकट, खासतौर से जो लोग व्यापार से या जो लोग दैनिक कमाई से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने भी आर्थिक संकट गहरा रहा है। ऐसे में कई स्तर पर चुनौतियां हैं। हालांकि प्रदेश सरकार इन सभी स्थितियों पर लगातार नज़र बनाए हुए है और इससे निपटने के इंतजामात भी अपने स्तर पर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे अस्पताल के अंदर बेड्स के अरेंजमेंट हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ज़रूरी दवाइयाँ हों, या फिर अब ब्लैक फंगस को देखते हुए उससे संबंधित तमाम इंतजामात, और फिर कोरोना को लेकर के भी लगातार लोगों के बीच में अवेयरनेस या फिर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, 2 गज की दूरी के लिए, ये तमाम ऐसी कवायद हैं जो कि लगातार प्रशासन के स्तर पर देखने को मिल रही हैं। और ये कवायद लगातार जारी हैं, चूँकि आंकड़े आप देख रहे हैं कि हालांकि कुछ कमी ज़रूर हुई है, लेकिन आंकड़े अभी भी हैं, एक्टिव मरीज की संख्या भी हैं, अभी रिकवरी रेट में ज़रूर थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन खतरा चूंकि लगातार बरकरार है। और ख़ासतौर से थर्ड वेव्स को लेकर के जो प्रेडिक्शंस किए गए हैं, उसके बाद आज भी महत्वपूर्ण बैठक जो कैबिनेट की हुई उसके अंदर भी कई नए अहम निर्णय लिए गए। तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि ब्लैक फंगस का कहर कई राज्यों में लगातार आप देख रहे हैं कि इसके केसेस बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस की वजह से लगभग 12 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जो प्रभावित हैं। तो हिमाचल प्रदेश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस की महामारी भी लोगों को परेशान कर रही है। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार चिंतित है। अब कोरोना से बचने के लिए लोगों को अपने घर से वैक्सीन लगवाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक का सफ़र भी तय करना पड़ता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने आज कैबिनेट की एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते यानी कि 31 मई तक के लिए बढ़ाया। इसके अलावा बैठक में 34 एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को मंजूरी दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के आदेश भी दिए गए हैं।
तो कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें कोरोना से इतर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा निर्देश ये भी दिया गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी बेहतर किया जाए, उसको और अपग्रेड किया जाए, ताकि किसी तरह की दिक्कत प्रदेशवासियों को ना हो। हिमाचल प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के जो प्रयास हैं सरकार के स्तर पर हो रहे हैं और उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। हालांकि वैक्सीन को लेकर के और चलिए अब इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से उमेश दत्त और कांग्रेस पार्टी से सुशांत जी। आपका बहुत स्वागत है दोनों लोगों का। उमेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो कोरोना महामारी, उसको लेकर के चुनौतियां लगातार बरकरार हैं, लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया 31 मई तक, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भी कई जगह पर समस्याएं आ रही हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? और खासतौर से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर लोगों को कई किलोमीटर दूर तक का भी सफर तय करना पड़ रहा है। इन चीजों को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। एक तो आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया है वो प्रदेश के लोगों के हित में है और संभवतः अगले 31 मई तक और ज़्यादा कोरोना के इस कहर से प्रदेश को बचाने में सरकार जो है वो सफल रहेगी। जी। दूसरी बात जो आपने वैक्सीनेशन की कही, हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है और लगातार वैक्सीनेशन चल रही है, जिसमें 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों की भी चल रही है और 18 से 44 वर्ष के लोगों के बीच में भी चल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से चल रही है और जल्दी ही मुझे लगता है कि जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन लगने का काम जो है वो और तेज़ी पकड़ेगा और मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इसके प्रति गंभीर है। लगातार मुख्यमंत्री जी की केंद्र सरकार से भी बातचीत इसमें हुई है और जिस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में इसको और गति मिलेगी और इसके सेंटर्स बढ़ेंगे। जो सेंटर्स बनाए हैं उसमें और तेजी से ये वैक्सीन लगेगी और जो इसकी लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, जो स्लॉट बुक कर रहे हैं वो भी इसमें तेजी आगे आने वाले समय में आएगी। सुशांत जी, क्या आप उमेश जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो वैक्सीनेशन को लेकर कह रहे हैं आगे इसमें और तेजी आएगी क्योंकि वो केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि और बेहतर बनाने के लिए कोविड का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। क्या इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां हैं? देखिए, वास्तविक स्थिति से ये वैक्सीनेशन ड्राइव कितना दूर है आप समझिए। 18 से 45 साल की उम्र के बीच में अप्रोक्सीमेटली 32 लाख की पॉपुलेशन को हम डील कर रहे हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन कितनी है? शायद मुझसे ज्यादा तो उमेश जी उस फिगर पे ध्यान डालें तो ज्यादा बेटर है। दूसरा, जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाया गया है वो कहीं ना कहीं एक फॉल्टी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, अगर आप पिछले दिनों की बात करें कि नॉर्थ में लाहौल स्पीति में बाहर के टूरिस्ट आकर अपने वैक्सीन लगा के चले गए, तो क्या हो रहा है, अगर आप लोकल लेवल पे बात करें तो ठियोग शहर के अंदर ठियोग के लोग ना आकर अरे परे के जो तहसील के दूसरे इलाकों से लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के फारफलंग एरिया के लोग हैं, वो आकर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो जो ये पद्धति जो इवॉल्व की गई है जिसमें आपके 2 मिनट के अंदर ही पूरे के पूरे वैक्सीनेशन के स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, उसमें जो ग्रामीण सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। और जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये इसमें आवश्यकता ये है कि नंबर ऑफ वैक्सीन जो है, क्योंकि बेनिफिशियरीज का नंबर ज्यादा है, तो इसके जो दिन है, इसकी जो वैक्सीनेशन की क्वांटिटी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार फेल हो रही है। उमेश जी, जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है कि सुशांत जी बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और जिनको वैक्सीनेशन जिनकी होनी है, ऐसी जनसंख्या लगभग 45 से 50 लाख के बीच में है। लेकिन हर प्रत्येक व्यक्ति को 2 डोजेज लगनी है
और ये ऑनलाइन बुकिंग, इसकी स्लॉट्स की बुकिंग हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों के प्रति एक्सपर्ट जो हैं, सरकार जो है वो ध्यान दे रही है और बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रही है। और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से भी फोन पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री जी ने भी हिमाचल के प्रति जो लगातार उनका स्नेह रहता है उसके बारे में जब उन्होंने चिंता करी है, तो उन्होंने भी वैक्सीनेशन पर ही जोर देने पर बार बार ये लेकिन उमेश जी कहा है। देखिए, और मैं ये वैक्सीनेशन पे मानता जोर हूं देने कि की बात तो थोड़े- कही गई है, लेकिन उमेश जी देखिए, एक सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये है कि जो डिमांड है उस तरीके की सप्लाई नहीं है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जितने भी राज्य हैं देश के अंदर आप देखें, ऑलमोस्ट सब जगह इसी तरीके की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हिमाचल की स्पेसिफिक में इसलिए आपसे बात बार बार समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बताएं कि जो डिमांड है, जितने लोगों को वैक्सीनेट आपको करना है, क्या उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई है? और अगर ऐसा है तो फिर इसको युद्ध स्तर पर क्यों नहीं किया जा रहा है? यही बात तो सुशांत जी कह रहे हैं ना, कि ये तो आप बेहतर समझ रहे हैं कि जितना आपको चाहिए उतना मिल नहीं रहा, वैक्सीनेट करेंगे कैसे? देखिए, इतने बड़े देश में, 135 करोड़ के देश में, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी कोविड के पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो वैसा ही हिमाचल में है। और जिस तरह से ये वैक्सीनेशन चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें आगे आने वाले समय में और गति आएगी, तो संभवतः हिमाचल प्रदेश में भी इसकी गति बढ़ेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा रातों रात जो है वो वैक्सीन हो जाए। रातों रात तो इस देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो बहुत से पहले भी चले, पल्स पोलियो के बारे में भी हम देखें तो 25 साल तक उसकी वैक्सीनेशन लगती रही। तो कुल मिला के इस चीज के प्रति भी मुझे लगता है कि सरकार जो कर रही है वो ईमानदार प्रयास कर रही है, लगातार इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार भी हिमाचल के प्रति ध्यान दे रही है और संभवतः हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर की जो स्प्रेड हुई है, उसमें वैक्सीनेशन के प्रति ध्यान सरकार का बहुत तेजी से बढ़ा है और संभवतः इसके परिणाम भी अगले एक हफ्ते में आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से सुशांत जी ने कहा है कि बाहर के लोग इसमें वैक्सीनेशन करवा के, वो ऐसे कुछ उदाहरण, कुछ पॉइंट्स पर हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी, ऐसा पॉजिटिव वे में मैं ये कह सुशांत जी, सकता मुझे ये हूं। और बताइए, क्योंकि वैक्सीनेशन रातों रात नहीं हो सकता है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ठीक है, हम भविष्य में इसको सुधारने की जितनी बेहतर गुंजाइश हो सकती है वो तो कर ही रहे हैं। वैक्सीनेशन पर फोकस है, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री सब यही बात कह रहे हैं। लेकिन तब तक क्या हम मान के चलें कि हिमाचल वाले जब तक वैक्सीनेट हो नहीं जाते हैं, फिर वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के रखें, मास्क लगाएं और इंतजार करें कि उनकी बारी कब आएगी? देखिए, अगर आप हिमाचल का मृत्यु दर देखें इस समय, तो हम पूरे देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। तो एक गहन चिंतन का विषय ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैक्सीनेशन नो डाउट इंटेंसिटी को कम करेगा, लेकिन हमें यह भी तो सोचना है कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ सर्विसेज तो नहीं फेल हो रही है। आप एक चीज को समझिए, राष्ट्रीय दर से हम काफी ऊपर है मृत्यु दर में। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आंकलन भी तो प्रदेश सरकार को करना है। हेल्थ व्यवस्था को ये चीज भी तो पता करनी है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में एक एक दिन का मृत्यु दर जो है वो 55 मिनिमम साइड पे जा रहा है, 70-75 की रेंज पे जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहना, क्योंकि आप भी इस चीज से भली भांति परिचित है, हम भी भली भांति परिचित है कि वैक्सीनेशन सिर्फ कोविड की जो इंटेंसिटी है उसको कम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी बड़ी मृत्यु दर हमारे प्रदेश में क्यों आ रही है। उमेश जी, मुझे लग रहा है सुशांत जी ने ये बहुत वैलिड सवाल उठाया है, क्योंकि अगर मृत्यु दर ज्यादा है तो निश्चित तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि वैक्सीनेट करके आप प्रिवेंटिव काम तो कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं? देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, जो प्रश्न इन्होंने उठाया है वो वास्तव में सरकार के साथ साथ सारे बुद्धिजीवी इस प्रदेश पे चिंतित हैं। मृत्यु दर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है और आज भी कैबिनेट की जो ब्रीफिंग सुरेश भारद्वाज कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने करी है, उसमें भी उन्होंने चिंता जताई है कि मृत्यु दर के प्रति सरकार बहुत गंभीर है। और रही स्वास्थ्य सेवाओं की बात, तो पिछली वेव में जहां सरकार ने 1500 बेड की व्यवस्था कोविड
डेडिकेटेड कोविड केयर के लिए किए थे, आज उसकी जो संख्या है वो 5,250 250 बेड जो है वो आज पालमपुर के नजदीक परौर में शुरू हुए हैं। और दूसरी जगह अगर हम आईसीयू बेड की देखें तो आज वेंटिलेटर युक्त जो बेड है वो 50 थे इस प्रदेश में, जहां लंबा समय एक पार्टी का सत्ता रही। 50 बेड जो हैं वो केवल वेंटिलेटर से युक्त है। आज कोविड के लिए ही 700 वेंटिलेटर से युक्त जो है वो बेड यहाँ पर किए गए हैं, जहां 15 मेट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, आज उसकी कैपेसिटी 40 मेट्रिक टन जो है वो इस सरकार के प्रयासों में की है। 7 नए प्लांट्स इसमें लगे हैं। तो स्वास्थ्य, आज भी कैबिनेट ने 25 से 30 नए नियुक्तियों की बात की है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार गंभीर है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर है, लेकिन जो मृत्यु है वो वास्तव में हमारे प्रदेश के लोगों की जो मृत्यु की दर या जो प्रतिदिन 50 से 55 लोगों की हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोगों को इसमें हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये मृत्यु दर कम होगी और हमारे जो अपने हमें छोड़कर जा रहे हैं उस दर में कमी आएगी। और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। चलिए उमेश जी, अगर आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है, चलिए अब आप कह रहे हैं तो हम लोग इस पर भरोसा करते हैं कि आपने इतनी सारी चीजों को इसके अंदर ऐड किया है। हालांकि विपक्ष का काम है वो आपको आईना दिखा रहा है और बता रहा है कि आपके अंदर देखिए ये कमियां हैं, इसको सुधारिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि थर्ड वेव और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस इस समय बहुत बड़ा कारण बना हुआ है डेथ का, इसको लेकर के कितना तैयार हूं? स्पेसिफिकली अगर मैं थर्ड वेव का जिक्र करूं, चूंकि बच्चों को ये हिट कर रही है, तो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों ने किस तरीके से अरेंजमेंट किए हैं, अगर उसको आप बता पाएं, और ब्लैक फंगस के लिए क्या इंतजाम है आप लोगों के पास में, अगर इसको भी आप साथ में ऐड कर पाए तो। उमेश जी, फंगस के जितने मामले यहाँ आए हैं तो मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उसके ऊपर एक कमेटी जो एक्सपर्ट की है, जो विशेषज्ञों की कमेटी है उसके ऊपर बिठाई है और उसको सीधे जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज हो या अन्य जो कोविड डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर उसको डील किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्य से ब्लैक फंगस की भी एंट्री जो है वो 3-4 केसेस में हो गई है। दूसरी बात, जो आपने थर्ड वेव की बात करी, तो मुझे लगता है कि आज 5500 से ज्यादा बेड प्रदेश सरकार ने किए हैं। मुख्यमंत्री जी के संबोधन में आज उन्होंने कहा है कि परौर में ही हम 1000 बेड तक इस कैपेसिटी को ले जा सकते हैं। वैसे ही उन्होंने मंडी में भी कहा है कि इसको भी हम ले जा सकते हैं आगे। तो कुल मिला के थर्ड वेव के लिए थर्ड वेव की कल्पना नहीं होनी चाहिए। भगवान करे थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर थर्ड वेव जैसी कोई घटना होती है तो हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बहुत सजग है और वो उस वेव से भी निपटेगा। और आज स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट की मीटिंग में भी जो विषय वहां पर आया है, तो स्वास्थ्य विभाग ने ही आज ये कहा है कि अगले कुछ समय तक ये सख्ती रहनी चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रहना चाहिए, जिससे जो डर मिलाकर के एक चीज समझ में आ रही है कि भाई देखिए भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम इसके लिए तैयार हैं, या हम ये करने वाले हैं, या हमने ये तैयारियां कर दी हैं। लेकिन क्या वाकई में थर्ड वेव के लिए, चूंकि अभी आप तो सेकंड वेव का ही बता रहे हैं कि इस तरीके की समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, थर्ड वेव के लिए जो बात यहां पर कह रहे हैं उमेश जी, कि आपको लग रहा है ये स्थितियां हैं या इस तरीके से तैयार है कम से कम इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार? प्रश्न भी मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज का, अब दूसरा और पूछता हूं, पिछले साल के आंकड़े लीजिए आप, कितने टेस्टिंग होती थी एक दिन के अंदर, और पिछले कल का ही आप आंकड़ा ले लीजिए कितनी टेस्टिंग आपकी एक दिन में हुई है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 50% डिप हुआ है नंबर ऑफ टेस्टिंग्स का। देखिए ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग के अपने आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में टेस्टिंग लेवल डिक्रीज हो गया। टेस्टिंग लेवल डिक्रीज होने से क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो गए। अगर आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स देखें तो पिछले साल के बनिस्बत 70% कम हो रही है आरटीपीसीआर की रिपोर्टिंग। उसके पीछे कारण क्या है? टांडा में आपका स्टाफ पॉजिटिव हो गया, जो वहां पर टेस्टिंग कर रहे थे। आईजीएमसी की बात करें, वहां पर स्टाफ पॉजिटिव हो गया। पालमपुर की बात करें, वहां पर स्टाफ पॉजिटिव हो गया। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज की स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है, वो सरकार की हेल्थ फैसिलिटीज की एक बहुत बड़ी विफलता का परिणाम है।
और जहां तक बात कर रहे हैं हम थर्ड वेव को निपटने के लिए, अभी तो हम सेकंड वेव को ही निपटने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप टांडा की ही बात कर लीजिए, पूरे के पूरे बेड्स आपके भर चुके हैं। भरने के उपरांत आप क्या कर रहे हैं, उनको नए आप एडिशनल बेड्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एडिशनल बेड्स क्रिएट करने से पहले क्या आपने वहां पर देखा है कि उन बेड्स के लिए जो आपने एडिशनल बेड्स रखे हैं उनके लिए सपोर्टिव स्टाफ क्या होगा, उन बेड्स के लिए आपने ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था की है। यहां पर मैं अगर शिमला की ही बात कर लूं तो जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उन सिलेंडर्स के लिए आपके पास वैल्व्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आपके पास नए वाली किट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जिस तरह की हमारी प्रिपेयर्डनेस पिछले 1 साल में होनी चाहिए थी, फर्स्ट वेव से लेकर सेकंड वेव तक, उस तैयारी को करने में हमारी जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये बुरी तरह से नाकामयाब रही है। चलिए सुशांत जी, आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। मुझे लग रहा है सुशांत जी जो बात कह रहे हैं, एक विपक्षी दल के प्रतिनिधि होने के नाते सत्ता पक्ष उसको समझेगा और इसी तरीके की व्यवस्थाओं को और मुकम्मल करेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।